उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्थाओं को स्थायी बना रही है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7.25 लाख करोड़ रुपया से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहे हैं। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत बीते वर्ष 2.5 करोड़ गरीबों के मुफ्त इलाज मिला है। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मेरी सरकार ने बड़ी बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 6.5 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्क्रीनिंग की गई है। इससे कई जनजातीय इलाकों में इस बीमारी को रोकने में मदद मिली है। मिशन मोड में चलाए जाए गए अभियानों के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है। ये गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत को आंखों का संक्रमण ट्राइकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। मेरी सरकार हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की इसमें बड़ी भूमिका है। इन योजनाओं से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इनके तहत 24,000 करोड़ रुपया से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। ये योजनाएं संकट के समय करोड़ों गरीबों का संबल बनी है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये देखकर संतोष है कि आज देश के युवा, किसान, श्रमिक और उद्यमी विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रहे हैं। बीते वर्ष के उत्साहवर्धक आंकड़े इसका प्रमाण है। पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश बन गया है। हमारा देश विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश भी बना है। ये ब्लू इकोनॉमी में देश की सफलता को दिखाता है। दूध उत्पादन क्षेत्र में भी भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है। एक सहकारिता आंदोलन की मजबूती का परिणाम है। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इस दौरान रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीने में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपया के पार हो गया था। इस साल भारत ने 100 से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे
करदाताओं की एक एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। अटल जी के समय पीएम ग्रामीण सड़क योजना शुरू हुई थी। बीते एक वर्ष में भारत ने लगभग 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी है। आप भारत की करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है। गरीब तथा मध्यम वर्ग की सेवा में लगी भारतीय रेल तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रही है। मिजोरम के आइजल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रोड से जोड़ा गया है। बीते वर्षों जब आइजल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता से के भाव से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे उच्च रेलवे आर्च ब्रिज, चुनाव ब्रिज और तमिलनाडु में नई पंबन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जम्मू कश्मीर से केरल तक 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। भारत के मेट्रो नेटवर्क पर भी देशवासियों को गर्व है। 2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। मेरी सरकार ने इनलैंड वाटरवेज के विकास पर भी अनेक काम किए हैं। पहले भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 थी, जो अब 100 से अधिक हो चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं। क्रूज टूरिज्म से तटीय और नदी इलाकों में पर्यटन बढ़ रहा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। माननीय सदस्यगण, स्पेस टूरिज्म भी अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। भारत के युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक ऐतिहासिक यात्रा का आरंभ है। आने वाले समय में हमारा देश अंतरिक्ष में भारतीय स्टेशन की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। देश बहुत उत्साह के साथ गगनयान मिशन पर भी काम कर रहा है। माननीय सदस्यगण, दशकों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने प्रगति नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की है। दिसंबर 2025 में प्रगति के 50वें बैठक का ऐतिहासिक पड़ाव भी आया। बीते वर्ष में प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपया से अधिक के प्रोजेक्ट्स के गति दी। लाखों करोड़ रुपया की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मदद की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफर के जिस मंत्रों को लेकर देश चल रहा है, उसकी सफलता में प्रगति की इन बैठक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में देश की आर्थिक नींव बहुत मजबूत हुई है। दुनिया में अनेक प्रकार के संकटों के बावजूद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। भारत ने महंगाई दर को कम रखने के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर किया है। इसका सीधा फायदा देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रहा है। मेरी सरकार ने नीतियों के कारण देशवासियों की आय बढ़ी है, बचत बढ़ी है और खरीद शक्ति में भी वृद्धि हुई है। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो सहमति हुई है, मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
ये ऐतिहासिक कदम भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के गति देगा, भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएगा। माननीय सदस्यगण, आज मेरी सरकार रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के पथ पर चल रही है। पुराने नियमों और प्रावधानों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से निरंतर बदला जा रहा है। सभी ने देखा है कि कैसे जीएसटी में ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म ने देशवासियों का उत्साह से भर दिया। इस रिफॉर्म के कारण देशवासियों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित हुई। जीएसटी में कटौती के बाद वर्ष 2025 में 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ से पार कर गया है। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड है। इनकम टैक्स कानून भी अब नए स्वरूप में सामने आया है। 12 लाख रुपया तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे रिफॉर्म से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को अभूतपूर्व फायदा हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। माननीय सदस्यगण, देश में अनेक नए सेक्टर्स के उदय के साथ ही श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। नई श्रमिक कानून लागू करने के पीछे भी ये उद्देश्य है। लंबे समय से देश के श्रम शक्ति दर्जनों कानूनों में उलझे हुए थे। इसको आप सिर्फ 4 कोड में सीमित किया गया है। इससे श्रमिकों के उचित वेतन भत्ते और अन्य कल्याणकारी लाभ मिलने आसान हुई है। देश के युवाओं और महिलाओं को इसका खास तौर से फायदा होगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत को ग्रीन ग्रोथ और आधुनिक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बनाने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई और डेटा सेंटर्स निवेश बढ़ रहा है। इकोनॉमी के इस नए स्वरूप के लिए अधिक ऊर्जा की भी जरूरत है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। हाल ही में पारित शांति अधिनियम से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। न्यूक्लियर के अलावा भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना से देश के आम उपभोक्ता आप बिजली के उत्पादक बन रहे हैं। आप तक लगभग 20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे लाखों परिवारों के घर में बिजली का उत्पादन बढ़ा है और इन परिवारों के बिजली बिल कम हुई है। इन सभी प्रयासों से भारत एक दशक के अंत तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लक्ष्य पर जरूर हासिल करेगा। माननीय सदस्यगण, किसी भी न्याय व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके कानून नागरिकों से भय का नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण का भाव पैदा करे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता को तेजी से लागू किया गया है। साथ ही जन विश्वास कानून का एक और संस्करण भी देश में लाया गया है। अभी तक 300 से अधिक प्रावधानों को अपराधी की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है। विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए मेरी सरकार इस रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को निरंतर तेज करती है। माननीय सदस्यगण, आजादी के बाद भारत की प्रगति को कुछ शहरों और क्षेत्रों से ज्यादा गति मिली। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत बड़ी आबादी ऐसे रही जिसे उचित अवसर नहीं मिल पाया। अब मेरी सरकार पिछले क्षेत्र और वंचित आबादी के सामर्थ्यों को विकसित भारत की ऊर्जा बना रहे हैं।
आज पूर्वोदय यानी पूर्व भारत के तेज विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री क्षेत्रों में प्रगति की नई संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र भी आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पूर्वोत्तर में असम श्रीमद शंकर देव जी की जैसे महान विभूतियों की भूमि है। अब वो दिन भी दूर नहीं है। असम में बनी सेमीकंडक्टर चिप दुनिया भर के इलेक्ट्रिक उत्पादों की लाइफलाइन बनेगी। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में 7,200 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इससे दूर दराज, पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। इससे बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना सरल हुआ है। 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास पर 80,000 करोड़ रुपया से अधिक का निवेश किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की राजधानियों अब ब्रॉडगेज रेल लाइन से जुड़ चुकी है। इससे इन इलाकों में आर्थिक प्रगति, रोजगार और पर्यटन उद्योग के लिए नई द्वार खुले हैं। साथ साथ पूर्वोत्तर की आरोग्य और सुरक्षा के लिए भी ये दशक निर्णय का दशक रहा है। ईटानगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और असम के शिवसागर में मेडिकल कॉलेज बनने से लाखों परिवारों को इलाज में मदद मिलेगी। सिक्किम के सिच्चे में मेडिकल कॉलेज और अगरतला में महिलाओं और बच्चों का अस्पताल बनने से भी बड़ी सुविधा होगी। इस तरह के प्रयासों से पूर्वोत्तर में एक बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। माननीय सदस्यगण, जो पिछड़ा हो वो मेरी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम जनमन योजना पीएम जनमन योजना आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े जनजातियों की 20,000 से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में गरीबों के करीब 2.5 लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं। धरती आबा जनजातियों ग्राम उत्कर्ष अभियान से भी आदिवासी क्षेत्रों में विकास को अभूतपूर्व गति मिल रही है। इन दोनों योजनाओं पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर रही है। पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42,000 करोड़ रुपया से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इससे करीब 5,000 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इनमें जनजातीय बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तो इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि सीधे उनके खाता में भेजी गई है। मेरी सरकार की